बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लॉयर्स टीवी की जानिब से खुशामदीद। आज हम कराची बार में हैं और कराची बार के गोशे आफियत में शौकत जिमा एडवोकेट साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो कुछ तरह चलते चलते कुछ गुफ्तगू, कुछ सियासी मामला, कुछ वकला के मसाइल के हवाले से और कुछ उसके हल के हवाले से और कुछ वकला के कम्युनिटी के जो बुनियादी मसाइल हैं जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती उस पर कुछ गुफ्तगू होगी। तो इनसे इंशाल्लाह मुलाकात बात शुरू करते हैं। चीमा साहब, आप ये बताइए कि कराची में वकला के बुनियादी मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चैनल के हवाले से कि आपने लॉयर्स के ये चैनल जो शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और इसमें लॉयर्स के मसाइल और उनके सिलसिले में जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश है। बाकी अभी आपने जो सवाल किया है वकला के मसाइल के बारे में, तो वकला के बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं उनके मसाइल ये हैं कि जब वो आते हैं तो उनके लिए ना तो कोई अच्छा सीनियर पहले मिलता है और ना वो उसको प्रॉपर जो है वो ट्रेन करता है। हमारे जो है लॉ में जो 6 महीने का उसका पीरियड दिया हुआ है किसी सीनियर के साथ, तो वो सीनियर जो है उसको वो प्रॉपर काम नहीं सिखाता जो जिससे वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अब यहाँ एक सिस्टम ऐसा हो गया है कि उसको कुछ नए लड़के आते हैं, उनके लिए ये भी है कि वो जो है आते सार ये सोचते हैं कि हम जो है यहाँ पैसा किस तरह कमाएं और जो है उसके लिए वो मेहनत भी नहीं करते। तो उसकी वजह से ये है कि हमारी कोर्टों के बाहर जो है वो केस की तलाश में वो रहते हैं, जिससे करप्शन और ये दूसरी चीज़ें जो है ना वो बढ़ती हैं और वो अपना काम भी नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि उनको प्रॉपर तौर पे जो है सीनियर जो है उसको एथिक्स सिखाए वकील होने के, और उसको सीनियर्स की इज़्ज़त करना सिखाए। फिर उसको प्रॉपर जो केस उसको जो भी दे उसमें उसकी ज़िम्मेदारी से उसको पूरा लॉ नोइंग बनाए कि वो किस तरह केस तैयार करना है, किस तरह कोर्ट में जाना है, किस तरह आर्गूमेंट करने हैं। तो एक अच्छे वकील जो है वो बनेगा। 6 महीने का पीरियड उसका जो है वो सीखेगा उसको। हमारे मुसीबत ये है कि हमारे इलेक्शन जब आते हैं तो ये तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले इलेक्शन शुरू हो जाते हैं और उसमें हमारे सीनियर हजरात की बड़ी ये जो लड़ रहे होते हैं इलेक्शन, चूँकि वो जूनियर जो नए आते हैं उनको इलेक्शनों पे लगा देते हैं, जिससे वो उनका काम सिर्फ वोट मांगना रह जाता है, काम सीखना नहीं होता उनको। ये एक बड़ा अलमिया है। तो नए लड़के जो हैं उनको आने में ये होना चाहिए कि वो अपने प्रॉपर काम की तरफ तवज्जो दें, और सीनियर को भी चाहिए कि उनको सिर्फ डेटें लेने पे और कार्ड बांटने पे और वोट लेने पे जो है ना वो ना लगा दे। ये चीज़ें हमारे पेशे को जो है वो बड़ा डिग्रेड कर रही हैं और अच्छे वकील जो है वो नहीं आ रहे। आप देखें कि कोर्टों में जो है जो फैसले जो आ रहे हैं उसमें आप देखें कि कुछ भी नहीं, वो ऐसे फैसले आ रहे हैं कि यहाँ मुझे स्टेट की हद तक बेल लेनी है और बेल की हद तक जो है ना वो उससे कंप्रोमाइज़ करना है, पैसे देने करने। तो ये एक बड़ा अलमिया है, इस पे जो है हमें सोचना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि वकला के जो जूनियर्स के भी और दीगर जो सीनियर वकला हैं उनके मसाइल में एक बड़ा अहम इशू है जिसको हम कहते हैं रिटर्नशिप, जिस पर हाई कोर्ट ने सन 2000 में डिसाइड कर दिया था कि ये जो है वो हर वकील का हक है और उसे मिलनी चाहिए, और उसका एक पैरामीटर भी सेट कर दिया था। तो उस पर अमल दरामद करने का जो इशू है वो बार काउंसिल्स का इशू है, बार एसोसिएशंस का इशू है। तो क्या बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशंस अपने इलेक्शन कैंपेन में इस इशू को लेकर चली, या अभी तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जा सका? इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इस पे जो है मुख्तलिफ पिटिशनें लग चुकी हैं, उसमें आर्डर भी हुए, कराची में भी लगी, लाहौर में भी लगी, और हमारे माजरत के साथ के जो हमारे लीडरान कराम हैं उन्होंने इस पे बड़ी सियासत की, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो रहा।
क्योंकि वजह ये है कि ये बड़ी कंपनीज में जो वकला बैठे हुए हैं या जो बड़ी कंपनी चला रहे हैं वो वकला के पास एक के पास 8-8 10-10 रिटेनरशिप हैं, या उनके जो बच्चे हैं या उनके जो भांजे भतीजे हैं उनके पास ये रिटेनरशिप हैं। जो नए जिनका हक है, जिनका राइट है, जो नए लड़के आने वाले हैं उनके लिए, या जिनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है उनके लिए उस रिटेनरशिप तक जो है अप्रोच ही नहीं है। वो बड़ी कंपनियां जो हैं वो ला तो बना हुआ है कि वो 2 से ज़्यादा रिटेनरशिप नहीं रख सकती, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सीनियर और वो कंपनीज जो हैं उनका इजारादारी है वहाँ पर, और वो जो कंपनीज से वहाँ अपने भतीजे भांजे जूनियर उन्हीं को रिटेनरशिप दिलवाते हैं, और एक एक रिटेनरशिप जो है नहीं होती, उसमें 8-8 10-10 एक के नाम पे जो होती हैं, और उसकी वजह से जो है जूनियर और नए लोगों के पास वो रिटेनरशिप नहीं आ सकती। और दूसरी उसमें एक बात ये भी है कि जो सीनियर हैं उस रिटेनरशिप का कोई पहले कोई उसमें कोई 3-4 हज़ार रुपये उसका रखा हुआ था, फिर उसको बढ़ाया गया कुछ, तो उसकी अमाउंट कुछ ज़्यादा कर दी गई, 12-14 हज़ार रुपये तक शायद वो हुई। लेकिन ये बड़ी कंपनियां जो है वो तय करती हैं बड़े लोगों के साथ कि रिटेनरशिप के पैसे कितने होंगे। मुख्तलिफ मैकडोनल्ड्स हैं जो है, दूसरी इस तरह की बड़ी जो कंपनी फर्म, तो उन्होंने लाखों रुपए के हिसाब से जो है वकील हायर किए हैं, और वो रिटेनरशिप में लाखों रुपए बैठे हुए घर पे वो ले रहे हैं। तो ये हमारे जो क़यादत है, हमारी जो बड़े सीनियर हैं, यही उस पर जो है सांप बन के बैठे हुए हैं, इस वास्ते नीचे वालों को कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल है वो ये था कि ये तो हम सब जानते हैं कि बको आपके इल्म में शायद कम हो, आप 8-10 रिटर्नशिप्स की बात करते हैं, मैं सैकड़ों की बात करता हूँ कि एक एक वकील के पास सैकड़ों रिटर्नशिप्स मौजूद हैं, और वो उनको छोड़ भी नहीं रहे, और कहा भी गया कि आप इनको छोड़ें, और वो अभी तक नहीं छोड़ रहे। तो दैट मीन्स कि वो एक माफिया का स्टाइल आ जाता है। लेकिन मेरा आपसे बुनियादी सवाल जो था वो ये है कि चूँकि आप बार काउंसिल्स की और बार एसोसिएशंस की सियासत में इंतहाई एक्टिव रोल अदा करते हैं, और हमेशा हर साल आपका वज़न जो है वो जिसकी तरफ जाता है वो जीतता है, और उसके आप उनसे बार काउंसिल या बार एसोसिएशंस उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसका सिंपल सवाल सब वकीलों को पता है। बात यह है कि यहाँ 2-3 माफियाज हैं जो हमेशा या वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं या उनका पैनल इलेक्शन लड़ता है, उनके बनाए हुए बंदे लड़ते हैं और वही जीतते हैं। आप हाई कोर्ट में देख लें उठा के, जितने भी जनरल सेक्रेटरी से लेके सदर तक, ज़ाहिर 2 ही पावरफुल सीटें होती हैं, उसमें वो कौन लोग इलेक्ट होते हैं? वही लोग होते हैं जो बड़े जजेस के, बड़े वकीलों के बेटे हैं या उनके रिलेटिव हैं या उनके जूनियर हैं। नया बंदा या जो आम आदमी है वो उसमें इलेक्ट नहीं होता, ना उसको लोग जो है वोट देते हैं। ये हमारा अलमिया है कि हम जो है उस क़यादत की तरफ नहीं देखते कि जो करप्ट ना हो, सिंसियर हो, उसको वोट हम नहीं देते। हम हमेशा उसको देते हैं कि ये फ़लाँ जज का बेटा है, ये फ़लाँ सीनियर वकील का बेटा है। जब तक हमारा ये नज़रिया रहेगा तो ये तब्दीली नहीं आ सकती। आप सिंध बार में देख लें कि अभी शायद इस साल कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है, वरना ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो 20-20 साल से जो सिंध बार के मेंबर बने हुए थे, ठीक है ना। कराची बार में भी आप देख लें कि एक शख्स जो है, कोई कहता है जी मैं 7 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, 8 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ, दूसरा कहता है जी मैं 6 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो जब हमारे वोट देने का ये क्राइटेरिया होगा कि हमने उन्हीं लोगों को मुंतखब करना है, तो नए लोग कैसे आएंगे? और वो लोग जो है उनके मफादात हैं जो हर साल लड़ते हैं। आप देख लें उनके कोर्टों में तो केस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ हर साल वो जो है इलेक्ट होते हैं और पूरा साल फिर वो अपने तरीके से गुजारते हैं यहाँ पर, और जूनियर को सिर्फ छोटे मोटे काम पे उस पर वो जो है रखते हैं। बाकी जो आप उससे उस सीट का वो जो फ़ायदा उठाते हैं, ये करप्शन ये नहीं है कि आपने बाहर के पैसे से करप्शन की है। आजकल जो करप्शन हो रही है उसका अंदाज़ बदल गया है। बड़े बड़े केसेस जो है इन लोगों के नाम पे आते हैं, जी सदर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, और हमारे जो है लिटिगेंट वो भी चाहते हैं कि बाहर का प्रेसिडेंट को केस दिया जाए, बाहर के जनरल सेक्रेटरी को केस दिया जाए। और फिर हमारा रवैया ये हो गया है
कि हम जो है वहाँ पर ये चाहते हैं, क्लाइंट जो हैं हमारे वो ये चाहते हैं कि दबंग वकील हो, और दबंग वकील का यही है जो मजिस्ट्रेट से, डीजे से, हाई कोर्ट से रिलीफ ले सके। और रिलीफ आपको पता है कि वो आम आदमी के लिए नहीं अब रह गई, अब सिर्फ उसी के लिए रह गई है जिसका बड़ा नाम है या जिसका बड़ा चैम्बर है। तो ये जब तक इसमें तब्दीली नहीं आएगी, नए लोग नहीं आएंगे, नई क़यादत नहीं आएगी, उस वक्त तक ये चेंज नहीं होगी। हम अगर हमारा देखें, आप ये देख रहे हैं इलेक्शन होते हैं, लाखों रुपया इस पे खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है कि नया आदमी नहीं आ रहा, या तो वो माफिया जिसको सपोर्ट कर रहा है वो आ रहा है, या फिर वही लड़ रहा है जो माफिया बनाया हुआ है जिसने, और वही इलेक्ट हो रहा है। छोटी मोटी सीटें अगर उसमें चेंज हो भी जाए तो वो पावरफुल सीटें नहीं हैं। यहाँ सीट जो है जनरल सेक्रेटरी की और सदर की पावरफुल सीट है, जब तक उसमें मेजर चेंज नहीं आती, उसमें तब्दीली नहीं आती, तो बाहर में कोई जो है तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि इलेक्शन जो होते हैं सालाना कराची बार के, हाई कोर्ट बार के और सिंध बार काउंसिल के हर 4 साल बाद, इनमें एक इसका एक तयशुदा है कि उस पर क्या आप कैंपेन कैसे चला सकते हैं और कितना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन लाखों रुपए से निकल के करोड़ों की रेंज में आ गया। बहुत बड़े बड़े डिनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लंच होते हैं, बहुत सारे ब्रेकफास्ट होते हैं, और ये इतने सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं जो कैंडिडेट करते हैं, आप कहते हैं कि वो लोग जो है वो बड़े ग्रुप्स हैं और बड़े माफिया बन चुके हैं, तो क्या कोई भी ना बार काउंसिल उन पे एक्शन लेने को तैयार है, ना जो है वो अपना आपकी बार एसोसिएशन को एक्शन लेने को तैयार है? आखिर उन पर एक्शन लेके उनकी नॉमिनेशन ख़त्म की जा सकती है, जो कि कानूनी रास्ता है, तो वो भी नहीं होता। तो इतना महंगा इलेक्शन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि इतना महंगा इलेक्शन एक आम वकील लड़के और आपकी वेलफेयर के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, ये तो सिस्टम इस माफिया ने बनाया हुआ है ना। देखिए, इलेक्शन का उन्होंने खुद महंगा किया है। उनका ये नजरिया क्या है, उसका हल क्या है? और उनका नज़रिया ये है कि इलेक्शन इतना महंगा कर दिया जाए कि नया आदमी उसमें आ ही ना सके, या तो उनके कंधों पे जो है जाए, उनके ग्रुप में जाए और उनका हिस्सा बने, और फिर वो जो है उस जो तरीक़ाकार को अडॉप्ट करे। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर इस करप्शन को आपने ख़त्म करनी है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको ऐसा लेके आना पड़ेगा जो इस पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद कराए कि जो है खाने नहीं होंगे, कार्ड नहीं बटेंगे। देखिए, ये वकला का इलेक्शन है, यहाँ पर इलेक्शन वाले दिन जो है मछली बाज़ार बना होता है। आपने देखा है बैनर, पेनाफ्लेक्स और खाने और दावतें और ये चीज़ें जो हैं, अब एक आम मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन जो है वो भी 5 लाख 6 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जिसकी आगे से कुछ भी जो है वो उसका बेनिफिट नहीं है। वो अंदर जाता है, तो उस कैबिनेट में जब जाता है तो सदर, जनरल सेक्रेटरी वो उन लोगों को साथ लगा के फिर करप्शन का इब्तिदा करते हैं, उनमें उसका हिस्सा देते हैं। आप देखें, पहले होता था कि यहाँ पर 8-10 आदमी जो है, 12 आदमी 14 आदमी जो है मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन, उसमें से 9 आपने चुन लिए, चलेंगे ठीक है। अब जो है वो 60-60 70-70 आदमी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो उसका क्या है, रिज़ल्ट क्या आता है कि वो एक दूसरे की दौड़ में जो लगे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने, और फिर उसके बाद वो जब इलेक्ट होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो पैसा रिकवर भी हो। और फिर यही है कि जैसे हमने देखा पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये देख रहे हैं कि वही करप्ट लोग जो है जो इसका हिस्सा बनते हैं, वो अंदर जाके करप्शन करते हैं, कोर्टों में खड़े होते हैं, वकालतनामे वहाँ से लेते हैं। यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेटों से बात होती है कि भाई ये केसेस आएंगे तो उसमें हमारे पावर लगेंगे, तो ये उसी का हिस्सा होता है। तो जब ये इलेक्शन कमीशन जो है जब तक जो है वो ठीक नहीं होगा, अब ये डीजे को दिया हुआ है इलेक्शन, तो डीजे साहब जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन करवाना है, उनसे इससे कोई नहीं है कि इलेक्शन के रूल्स क्या हैं, उसमें तरीक़ाकार क्या बनाना है, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी सीट पे बैठा रहता है और इलेक्शन वाले दिन वो इलेक्शन करवा देता है, चलें जी ये हो गया। अब ये बैनर पे लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर बैनर जो है उतारे जाते हैं, उस पर लड़ाइयाँ होती हैं,
उस पर कार्डों की वो भरमार होती है यहाँ पर, और खाने का वो जो है बड़ा खाना कौन दे रहा है और अच्छे खाने कौन दे रहा है, ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई तरीकाकार नहीं बनाया जाएगा, उसको पावर नहीं दी जाएगी, और वो ये चेंज नहीं आ सकती। हाई कोर्ट में थोड़ा सा बेहतर है, इससे कदरे बेहतर है कि चलें बैनर पेनाफ्लेक्स नहीं लगते तो ख़र्चा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उनका भी ये है कि खाने वो साइडों पे करके मुख्तलिफ़ तरीके से करके वो करते हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन जो है एक या दो दफ़ा 2 या 3 बंदों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दे तो देखें कैसे ये होगा सिलसिला। तो ये माफिया इलेक्शन कमीशन भी उसी को बनवाता है जो उनके हिस्सा होता है, जिस हिस्सेदार होता है, वो इस चीज़ पे आंखें बंद रखता है, और लोगों के पैसे भी खर्च होते हैं, और लोग ये समझते हैं कि यार फलां अच्छे खाने खिला रहा है तो वो आगे काम भी करेगा। काम वो नहीं करेगा, काम उसने अपने पैसे कवर करने, जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया है तो उस आमदनी का जरिया भी तो बनाएगा ना कुछ, वो 2 करोड़ कमाएगा वो। अच्छा, ये बताएं कि हमने आपको एक ज़माने से देखते आ रहे हैं कि कराची बार की सियासत में आपका रोल हमेशा बड़ा अच्छा रहा, और आप लोगों ने अपोजिशन भी बहुत मजबूत करते रहे। पहले अदब एतमाद भी लाते रहे आप लोग मुख्तलिफ अहदेदारान के ख़िलाफ़, सदर के ख़िलाफ़, जनरल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़, कि उनको गलत काम करने से रोकते रहे आप लोग। लेकिन अब कुछ अरसे से, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि आप लोग एक्टिवली अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रहे, बीइंग ग्रैंड अलायंस और बीइंग जनरल, जितने भी हमारे वकला हज़रात हैं, और वो आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अदब एतमाद की बात करें। आपकी तरफ से भी जो है वो बिल्कुल स्लो है। अगर डीजे साहब को इस पर इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है और वो काम नहीं करते, तो बार काउंसिल्स का या आप लोगों का काम है, जो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस पर अपोजिशन करें, आप एप्लीकेशंस मूव करें, आप पिटिशंस फाइल करें, आप उसके खिलाफ जाएं। पहले आप लोगों ने अपोजिशंस की, बेहतरीन की, और उस वक्त फ़र्क आया। बड़े बुत आपने गिराए, जिसे कहते हैं कि बड़े बुत जो कभी नहीं हारते थे, वो आप लोगों की मेहनतों से हारे भी। सिंध बार का इलेक्शन सामने है जिसमें आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की। अब आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग इतने खामोश और वो ढीले हो गए हैं कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा जैसे? देखें शहबाज साहब, हाँ आपको भी पता है कि हम यहाँ तकरीबन कोई 30 साल से जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने, और दोस्तों को हम इलेक्शन लड़वाते हैं। चूँकि हमने शुरू में जो है वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे जो है हमने 11 अपने कैंडिडेट जो है वो जितवाए यहाँ पर, और आप ये देखें कि उन 11 के 11 कैंडिडेट जो हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे और जीते, उनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं आया। उन्होंने किसी भी दौर में, जिस अपने दौर पीरियड में रहे, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की यहाँ पर, और उसकी वजह से जो है हमारे लोग जो है उनको आज भी जो है वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उनको कदर की निगाह से देखते हैं। और ये सब दोस्तों ने फिर सोचा कि चूँकि जनरल सेक्रेटरी या सदर की सीट ही पावरफुल होती है और वही फैसला करने की मजाज होती है और वही बार को लेके चलती है, तो हमने पिछले 6 साल से उस पे जनरल सेक्रेटरी पे जो है हमने कोशिश की कि उस पे जीता जाए और बार में कुछ तरक्याती काम किए जाएं, कुछ तब्दीली लाई जाए। तो उसमें अपने दोस्तों के साथ मिलके हमने छोटे छोटे ग्रुपों के साथ मिलके, हम माफिया के साथ नहीं मिले। हमारी सबसे बड़ी ये है कि हमने हमेशा माफिया के खिलाफ यहाँ काम किया है और माफिया से टक्कर ली है हमने यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जब यहाँ अनाउंस किया तो इसी माफिया ने हमें कहा था कि ये जनरल सेक्रेटरी की सीट हमारी है, हम आपको यहाँ जीतने नहीं देंगे। और उसके बाद फिर ये देखा कि हमारे 2 बंदे हमने जितवाए यहाँ पर, खालिद नवाज मरवत और जनाब मंजूर अराई साहब, और आप देखें कि उनके दौर में जो है कितने काम हुए, उन पे कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है। उन्होंने अपना पीरियड बड़ा अच्छा गुजारा और सिटी कोर्ट में आपको जितना भी काम नज़र आ रहा है उनके दौर में जो हुआ है वो सबके सामने है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और आज तक जो है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इन्होंने काम किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर जो है पिछले ज़ाहिर मुखालफत हमारी भी होती है और वो माफिया इकट्ठा हुआ यहाँ पर, उस माफिया ने फिर हमें हरवाने के लिए ज़ुबान का भी सहारा लिया और उस लैंग्वेज की बुनियाद पे भी उन्होंने जो है लोगों को यहाँ पे डिवाइड किया और उस डिवीज़न करके डिवाइड करके जो है हमें जो है यहाँ जीतने नहीं दिया। गो कि हम अभी भी उसका मुकाबला कर रहे हैं और चंद वोटों की उससे हम रह गए हैं। मकसद कि हमारे सईद साहब जो है वो तकरीबन 8 वोटों से रहे
इसके अलावा जो है दूसरे हमारे कैंडिडेट बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो सूरत हाल अब हो रही है वो बड़ी जो है अच्छी सूरत हाल नहीं है कि हमें जो वकला में बजाय इस पे कि काले कोड पे जो है या इखलाक पे और उसके जो है किरदार पे वोट दिया जाए। यहाँ अब बहुत सारी डिवीज़न जो है वो लसानी बुनियादों पे करके हमें डिवीज़न करके और वो माफिया वो जीत रहा है, और उसका रिज़ल्ट आज भी इलेक्शन में आपके सामने है। क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि अगर ये लोग नीचे से जो यहाँ के बेसिक लोग हैं, जो यहाँ के मसाइल जानते हैं, जिनके साथ वकला हैं, अगर ये आ गए तो हमारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, और वो नहीं चाहते। इसी वास्ते वो हमारे लोगों में डिवीज़न डालते हैं और उनको बड़ी ऑफरें करके जो है आप देखें यहाँ पर जो है इस साल के इलेक्शन में भी आप देखें कि आपने देखा कि डिवीज़न करके जो है इलेक्शन जीता गया। अगर डिवीज़न नहीं होती तो ये सूरत हाल नहीं होती। तो ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है यहाँ पर। अब एक आप देखें कि कराची शहर में जो है अभी जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लोग इलेक्शन वाले दिनों में जो है अपनी ट्रांसफ़र करवाते हैं यहाँ पर और आके यहाँ वोट देते हैं, और वो जो है माफिया उनकी सरपरस्ती करता है और ला के उनसे वोट दिलवाता है। तो ये एक गलत रवायत बन रही है और एक गलत तरीक़ाकार है, और ये माफिया को फ़ायदा देता है। इस वास्ते वो हर वो काम करते हैं जिससे उनका बंदा जीते, और उनके मफादात सुप्रीम कोर्ट तक हैं। यहाँ पर एक ही माफिया ऊपर से नीचे तक आप देखें उनके मफादात होते हैं। अपना बंदा उनका जब होता है तो यहाँ पे जजेस के लिए भी हड़ताल हो जाती है, वकील के लिए हड़ताल नहीं होती। वकील को अगर सज़ा भी हो जाए, जेल भी चला जाए, तो उसके लिए जो है यही माफिया जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है। आम वकील जो है उसके लिए अगर हड़ताल भी करना चाहता है तो ये हड़ताल नहीं होने देते। तो ये जब तक हमारे जो है जो आम वकील है वो इस चीज़ को समझेगा नहीं, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। ये बेसिक जो है हमें समझना है। आप अभी ये बताइए कि अभी लेटेस्टली 18 तारीख को खटक साहब हमारे वकील थे, जिनका जो VTC, हाँ, गुलफराज खटक साहब, उनकी जो है उनको ऑल ऑफ सडन कोर्ट ने जेल भेज दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और उसके बाद जो है वो उनको माफ़ीनामे पे बरी किया गया, रिहा किया गया। तो आया ऐसा ये क्या था जिसकी वजह से उनको जेल भेजा गया? क्या ऐसा हो सकता था कि किसी वकील को ड्रेस में और वो केस चला रहा हो कोर्ट में और उस दरमियान उसको जेल भेजा जाए? ऐसी कोई बात है? ऐसा कोई मुमकिन है प्रोसीजर में? देखें, ये भी इन माफियाज का हिस्सा है, ये भी तरीक़ाकार देखें। ये देखें, यहाँ से वकला में से हम बहुत दफ़ा ये आवाज़ उठा चुके हैं कि ये जो रिटायर्ड जजेस आप जो है वो उनको जो है ATC का जज और मुख्तलिफ साइड की कोर्ट्स हैं उनमें जब आप लगाते हैं तो वो उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हीं को वो जो है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में वो जो है अपॉइंटमेंट उनकी कर दे। वरना तो ये है कि एक जज जो है वो अगर अपना टेन्योर पूरा कर चुका है, रिटायर्ड हो चुका है, तो उसके बाद उसको कोई सीट नहीं उसको देनी चाहिए साइड पे। अब ये माफिया क्या करता है कि वो अपने जो है पसंदीदा जजेस को जो है मुख्तलिफ कार्नर की सीटें जो है मुख्तलिफ साइड की सीटें जो है वो देता है उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि उनके मफादात उनसे वाबस्ता है। होता ये है कि ये जो है नुज़रत आरा अलवी साहब जिनके कोर्ट में ये वाक़या हुआ है, ये इंतहाई नापसंदीदा जज रही हैं। यहाँ भी सिटी कोर्ट में भी जो है हमेशा इसके ख़िलाफ़ शिकायतें आती रही हैं। इस पर हाई जुडिशरी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये चूँकि उनकी पसंदीदा है। अब इनको जो है ATC भेजा गया है। ATC में भी आप उठा के देख लें, यहाँ अगर 100 वकील वहाँ पर जाते हैं तो आप उनसे पूछें तो 90 को उनसे शिकायत है, क्योंकि वो इंतहाई बदतमीज़ जो है करती हैं वकीलों के साथ, और वो डिक्टेटरशिप की तरह जो है कोर्ट चलाती हैं। कोर्ट का तरीक़ाकार ये नहीं है। वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसकी भी एक इज़्ज़त है, उसका एक मुकाम है। आप उसको जज हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसको उसकी इज़्ज़त दें। अब अगर उनको जो है गुलफराज साहब से कोई अगर उन्होंने कोई बात हुई भी है, एक क्वेश्चन था उसमें अलाउ नहीं किया उन्होंने, तो आप उसको, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप उसी वक्त उनकी बेल, उनका पर्सनल केस था उसमें, तो उनको जो है बेल कैंसिल करके उनको जेल भिजवा दें। इंतहाई जो है
इलीगल आर्डर उन्होंने पास किया, जिसके खिलाफ हमें होना तो ये चाहिए था कि हम उस इलीगल आर्डर के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जाते। लेकिन अब हमारी क़यादत देखें ना, हमारी क़यादत भी तो ऐसी है ना जिसके खिलाफ हम रोते हैं। यही जो है वो क़यादत है जिन्होंने जाके वहाँ माफ़ीनामे की दरख्वास्त दी और वो माफ़ी करवा के उनकी बेल करवाई। ये तरीक़ाकार नहीं है। आपने एक रवायत सेट कर दी कि जो भी जज से बदतमीज़ी करेगा या कोई बात करेगा या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा, उसको जो है वो जेल भेज दिया जाएगा और जेल में वो माफ़ी के बाद निकलेगा। तो ये क्या है? बजाय इसके कि उसकी जो है बार कौंसिल जो है और बार एसोसिएशन ने उस पर हड़ताल की कॉल देती और पिटीशन लगाती और उसके खिलाफ आर्डर के खिलाफ जाती, उसमें माफ़ीनामा दिया गया। नहीं, इसमें चीमा साहब, सिंध बार कौंसिल ने बड़ा क्लियर वर्डिक्ट लिया अपना और कंडेम भी किया और इसको खिलाफ जो है वो अपना जो नोटिस दिया उसके अंदर उन्होंने हड़ताल का भी हिमायत की ऐलान किया। तो अचानक ऑल ऑफ सडन सिंध बार कौंसिल को इसमें एंगेज किया गया कि वो आए और आके इस इशू को सेटल करे, कुछ इसको ठीक करे मामलात को। देखें, बात यह है कि खाली कंडेम कर देना जो है वो कोई हल नहीं है। किसी बार कौंसिल का, सिंध बार कौंसिल हो, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या कराची बार एसोसिएशन हो, सिर्फ कंडेम्ड करने से जो है उस जज को या उस आर्डर के खिलाफ कुछ नहीं होता। आप प्रॉपर, एक तो कानूनी तरीका है कि आप उसके खिलाफ, उस आर्डर के खिलाफ जाएं, और दूसरा ये है कि आप उस कोर्ट का बाइकआउट करें। उस कोर्ट में उस जज के रवैये पे जो है आप वहाँ का बाइकआउट करें और मुसलसल करें, ताकि उसको एहसास हो उस जज को, और उसकी इंक्वायरी जो है हाई कोर्ट में हो। हाई कोर्ट के जजेस उसकी इंक्वायरी करें। जुडिशल कमीशन है, उसके पास जो है वो उसकी जानी चाहिए और उस पर उनको देखना चाहिए कि इसमें वकील की गलती है या जज की गलती है। आपने गलती तो किसी की देखी नहीं और वो आपने उठा के जो है वो उस पर जो है ना माफ़ीनामा करवा लिया। माफ़ीनामा करवा लिया तो इसका मतलब है कि उसमें वकील की गलती जो है एडमिट हो गई। तो ये तरीक़ाकार गलत है। उसमें होना ये चाहिए कि एक इंक्वायरी होती, और ये हाई कोर्ट को इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि भाई ये जज जो है उसने वकील के साथ अगर बदतमीज़ी की और गलत आर्डर पास करके उसको जेल भेजा है तो उसकी एक इंक्वायरी जो है वो हेल्ड होती और उस पर जो है वो ये सब कुछ होता। मीनवाइल उसको बेल भी दे दी जाती या उसको रिलीज़ किया जाता। लेकिन माजरत के साथ यहाँ तो हमारी क़यादत भी नाअहल है और वो क़यादत जो है वो इन चीज़ों को समझती नहीं है कि हमने कानूनी प्रोसीजर में जाना है बजाय वक्ती रिलीफ के। अब वक्ती रिलीफ यही है कि जी बस वो जो है बंदा रिहा हो गया, बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। आइंदा के लिए सोचें कि आइंदा के लिए क्या होगा। आइंदा तो ये जो है ये तरीका का हर जगह होगा जी, फ़लाँ ने भी तो माफ़ी मांगी थी, आप भी माफ़ी मांग लें। लेकिन ये है कि ये जब बड़े किसी वकील के साथ होगी तो फिर होगा ये, वो जब उसकी बेइज्जती होगी या कोई वो करेगा तो फिर ये चीज़ें होंगी। आम वकील के लिए तो बहुत परेशानी है यहाँ जजेस के जो है वहाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कराची बार के मौजूदा इलेक्शन में एक आवाज़ उठ रही है कि जी धांधली हुई और बड़े लेवल पे मामलात हुए, वोट क्रॉस डबल क्रॉस गए और इस तरह करके धांधली के आवाज़ें उठ रही हैं। तो क्या ऐसा है कि जब हम डीजेस की और एडीजेस के अंडर वोट कास्ट हो रहे हों तो क्या उसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि काउंटिंग भी उन्हीं की निगरानी में हो रही हो? तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इस तरह के जाली काम हो सकते हों? देखें, यहाँ पर तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ये जजेस को जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन बनाने के, इस वास्ते कि वो जजेस साहब के हाथ में जो है या उनका जो अमला उनके साथ बैठा होता है उन्हीं के हाथ में सब इलेक्शन होता है। प्राइवेट तौर पे जो है हमारा कोई नुमाइंदा उस बैलेट पेपर को चेक नहीं कर रहा होता या उस कैंडिडेट का कोई नुमाइंदा वहाँ पर नहीं होता जो देखे कि वो जज साहब किसका वोट पुकार रहे हैं। उनको देखने का भी इख्तियार नहीं है कि बैलेट पेपर वो देखेंगे किसका वोट है या नहीं है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। अब वो जज हैं, जो लोग डरते भी हैं, वकील भी डरते हैं कि जज साहब के साथ ज़रा सी बात हो तो वो कहते हैं जी बदतमीज़ी कर दी है वकील ने जो है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर एक न्यूट्रल शख्स होना चाहिए। यहाँ पर डीजे को इलेक्शन कमीशन नहीं होना चाहिए और ये जजेस को इलेक्शन कमीशन, इनका काम नहीं है कि इलेक्शन करवाएं। जजेस ने तो जो ऊपर से आर्डर कर दिया, जो बैलेट पेपर निकला उसमें जो पुकार दिया
है कि ये फलां का वोट है, उसको आप ना देख सकते हैं ना उस पर एतराज़ कर सकते हैं, तो ये तरीक़ाकार नहीं है। आप प्राइवेट जो है इलेक्शन कमीशन ऐसा बनाएं या उसका ऐसा जो है तरीक़ाकार बनाएं कि एक इलेक्शन कमीशन हो। और वो आप देखें लाहौर में जो है वो इलेक्शन होता है, वो कोई जजेस नहीं कराते। पंजाब में होते हैं इलेक्शन, आप देखें, वकला की बॉडी खुद और कराती है। वो वकला की बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन एक जो है एक शख्स को अपॉइंट करती है और वहाँ पर वो मशीनें उन्होंने रखी हुई हैं और टोटल जो है वो जो है 1 घंटे के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। उसमें किसी फ्रीक को कोई धांधली का वो नहीं नज़र आता कि कोई धांधली हुई या एक वोट भी। मैं यहाँ ये समझता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि बार काउंसिल्स की और बार एसोसिएशंस की इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि इलेक्शन कराए, बिल्कुल, और वो इलेक्शन कमीशन के तौर पे काम करे और वो वकला में से ही लोग हों ताकि उन पर एतराज़ करने वाले भी वकला ही होंगे तो वो मसलों को हल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, एक जो प्रिजाइडिंग अफसर है वहाँ पर जो वकला के नुमाइंदे, उम्मीदवारों के नुमाइंदे बैठे हुए, उनको कम से कम इतना तो हक होना चाहिए कि वो देखें कि बैलेट पेपर पे किस पे टिक या क्रॉस हुआ है, वो बैलेट पेपर वैलिड भी है या नहीं है। आप वहाँ पर जो है वो बोल ही नहीं सकते। अब आपने देखा सिंध बार का इलेक्शन हुआ, यहाँ पर जजेस ने जो है वो पिछले साल जो है वो खुद वोट मांगे लोगों से, ये फलां को भी वोट दे देना, खुद ही वो टिक करवा रहे हैं। और उसके बाद जो वो इलेक्शन कमीशन ने वो जो डब्बे जिस तरह सील किए, उसमें से कई लोगों के एक डब्बे से रिकाउंटिंग में 40-40 वोट निकल आए। तो ये तरीक़ाकार गलत है। जब ये तरीक़ाकार सही होगा तो फिर इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा और वो जो है फिर इलेक्शन होगा। इस तरह तो यही है इलेक्शन जो है, यहाँ तो बैठे बैठे रिजल्ट आ जाता है, जी फलां जीत गया। रिजल्ट कहाँ से मैनेज होता है ये किसी को नहीं पता। तो आप जो है उसका कोई सिस्टम बनाएं। आजकल मशीनों पे इलेक्शन हो रहा है, मशीन अगर आती लाहौर में अरसा तकरीबन कोई 7-8 साल से जो है वो वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है। एक आप जो जाते हैं मशीन के ऊपर अंगूठा लगाते हैं, आपका बैलेट पेपर सामने आता है, उस पर आप जो है वो टिक करते हैं, उसके साथ साथ जो है वो साथ ही उसकी कापी आ जाती है, ठीक है ना, वो उसको जो है ना काउंट हो जाता है उसकी फौरी तौर पे, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीक़ाकार को चेंज होना चाहिए, तभी जो है ये इलेक्शन के हमारे जो है मसाइल हल होंगे।